गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार चौधरी, सामाजिक विज्ञान डीपीएस फॉर लड़कनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ, संसद का गठन, संसद की कार्य और शक्तियाँ। ये दो जो चैप्टर हैं वो पूरे हुए हैं। अब अपना जो तीसरा चैप्टर है वो है लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा कौन कौन से कार्य करती है, तो आज पढ़ते हैं लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। प्रकरण है लोकसभा। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा कौन कौन से कार्य करती है। तो लोकसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं इसकी कार्य और शक्तियाँ। पहली कार्य शक्ति है इसकी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति की हम बात करें तो दूसरी शक्ति आती है अपने यहाँ वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। अगली शक्ति की बात करें यहाँ तो अगली शक्ति आती है यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के बारे में बात करें तो इसकी आती है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। अगली हम बात करें तो यहाँ पर जो शक्ति आती है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। और अगली शक्ति आती है विशेष शक्ति। विशेष शक्ति। विशेष शक्ति है यहाँ पर महाभियोग व उपराष्ट्रपति को तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। लोकसभा की कौन कौन सी कार्य और शक्तियां हैं, तो यहाँ पर लोकसभा की कार्य और शक्तियां। पहली शक्ति आती है यहाँ पर विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति आती है यहाँ पर वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति आती है यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति। उसके बाद में आती है निर्वाचन संबंधी शक्ति। इसके बाद में आती है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। और फिर आती है इसकी विशेष शक्ति। विशेष शक्ति में महाभियोग की शक्ति और उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। तो ये है लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। तो पहली शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर विधायी शक्ति के बारे में। कौन शक्ति के बारे में? विधायी शक्ति के बारे में। तो देखो विधायी शक्ति की हम बात करें तो जो साधारण विधेयक होते हैं, ये साधारण विधेयक लोकसभा में भी प्रस्तावित हो सकते हैं और राज्यसभा के द्वारा भी इसको प्रस्तावित किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा है वो निम्न सदन है और निम्न सदन होने के कारण यहाँ पर जो साधारण विधेयक होते हैं उस साधारण विधेयक को लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। जो विधेयक लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया गया है उनको दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तावित करवाना आवश्यक है। अर्थात दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के द्वारा उनको पारित करवाना आवश्यक होता है।
जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा साधारण विधेयक पारित कर दिया जाता है, उसके उपरांत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर विचार करने के लिए उसको वापस ले सकता है, या फिर उस पर जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके उपरांत वो विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे हम बात करें संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है, अर्थात लोकसभा का होता है। अगर लोकसभा का होता है इसमें अगर हम बात करें कि जो अपने जो सूची है, अपने यहाँ 3 सूची यहाँ पर संघ सूची और संघ सूची में विषयों की संख्या बताई तो 97। यहाँ पर हम बात करें समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में यहाँ पर हम बात करें, इसमें आते हैं आपके विषयों की संख्या है 47। और इसके बाद हम बात करें हम अवशिष्ट सूची की बात करें तो अवशिष्ट सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो लोकसभा का अधिकार है। लोकसभा ही इनके ऊपर क्या बनाती है, कानून बनाती है। संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, अर्थात समवर्ती सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। लेकिन जब अवशिष्ट समवर्ती सूची के विषय पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में लोकसभा के द्वारा बनाया गया है कानून मान्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकसभा की जो कार्य शक्तियां हैं वो संसद की कार्य शक्तियों के समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी बताया आपको विधायी शक्ति के बारे में कि जो विधायी शक्ति है इसके तहत संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाती है लोकसभा, तथा विशेष परिस्थितियों के अंदर आपातकाल के दौरान यहाँ पर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है और लोकसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा है और संसद का निम्न सदन है, और यहाँ पर जो साधारण विधेयक होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा उनको पारित होना आवश्यक है। जैसे ही पारित हो जाता है उसके उपरांत राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के जब उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये थी अपनी कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। अगली बात करें यहाँ पर अपन वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें यहाँ पर तो देखो, वित्तीय शक्ति में हम बात करें कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 109 है, कौन सा आर्टिकल 109, अर्थात वित्तीय शक्ति के दौरान हम बात करें हमारे संविधान का जो आर्टिकल 109 है इसमें कहा गया है कि जो धन विधेयक होते हैं, कौन से विधेयक है, धन विधेयक, ये धन विधेयक लोकसभा में ही रखे जाते हैं, लोकसभा में ही रखे जाते हैं। ठीक है, अर्थात वित्तीय शक्ति के दौरान संविधान का जो आर्टिकल 109 है इसमें ये कहा गया है कि जो धन विधेयक होता है इसको सिर्फ लोकसभा में ही रख सकते हैं, राज्यसभा में नहीं रख सकते। तो फिर धन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, तो वो समझे यहाँ पर धन विधेयक पारित कैसे होता है। वैसे तो पता है कि जो वित्तीय विधेयक है अर्थात जो धन विधेयक है वो संविधान के आर्टिकल 109 के तहत कहाँ पर रखे जाते हैं, लोकसभा में ही रखा जाता है, यहाँ पर राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। अर्थात यहाँ से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाएगा, कौन से आर्टिकल के तहत, 109 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है, ये 109 के तहत कहा गया है। कैसे पारित होता है, तो देखिए जैसे ही लोकसभा में, जैसे हम बात करें, जैसे ही धन विधेयक है लोकसभा में पारित होने के उपरांत, लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अर्थात धन विधेयक
सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाएगा? निम्न सदन में। अर्थात हम कह सकते हैं लोकसभा में। जैसे इस धन विधेयक को लोकसभा पारित कर देगी, उसके उपरांत धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के उपरांत कहां चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जैसे ही धन विधेयक को पारित कर दिया जाएगा, उसके उपरांत वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए चला जाएगा। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा उस धन विधेयक में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जो धन विधेयक पारित किया गया है, इसमें परिवर्तन भी कर सकती है, इसमें संशोधन भी कर सकती है। लेकिन राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक के संदर्भ में अगर कोई संशोधन करती है, कोई परिवर्तन करती है, तो उस परिवर्तन को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। या फिर राज्यसभा अगर धन विधेयक को 14 दिन की अवधि के अंदर धन विधेयक को पारित नहीं करती है, धन विधेयक को पारित नहीं करती है, तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है? 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वित्त शक्ति के मामले में राज्यसभा से ज्यादा शक्ति प्राप्त है किसको? लोकसभा को। धन विधेयक की बात करें या वित्तीय शक्ति की बात करें तो वित्तीय शक्ति ज्यादा किसमें निहित है? लोकसभा में। अर्थात राज्यसभा में तो इसकी गौण शक्ति है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो इसको सिर्फ 14 दिन के लिए क्या कर सकती है? अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित करके लोकसभा को नहीं भेजती है, तो ये स्वतः ही दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो ये था आपका कौन सा? धन विधेयक। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी वित्तीय शक्ति के बारे में। ठीक है, इसकी हम बात करें प्रशासनिक शक्ति के बारे में। तीसरी शक्ति अपने यहाँ प्रशासनिक शक्ति की यहाँ बात करें हम, प्रशासनिक शक्ति तीसरी आपके यहाँ प्रशासनिक शक्ति की हम बात करें तो जो प्रशासनिक शक्ति है, इसमें जो संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के कारण जो कार्यपालिका बनती है वो किसमें से बनती है? संसद में से बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पर संसद की बात करें, संसद की बात करें तो जो कार्यपालिका है ये किसमें से बनती है? ये संसद में से बनती है। कार्यपालिका किसमें से बनती है? संसद में से बनती है। अर्थात कार्यपालिका को व्यवहार में हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल। कार्यपालिका को हम व्यवहार में क्या कह सकते हैं? मंत्रिमंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल किसमें से बनती है? संसद में से बनती है, जिसको हम सैद्धांतिक रूप में क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। और ये जो कार्यपालिका होती है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है? देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर लोकसभा अर्थात मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अगर कोई विधेयक पारित करता है या उसको पद से हटा दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा में या मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसको पारित कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्योंकि जो कार्यपालिका है ये कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? संसद के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि संसद में कार्यपालिका किसमें से बन रही है? संसद में से बन रही है। अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो किसके सदस्य हैं?
संसद के भी सदस्य हैं। इसका मतलब जो मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका है किसके प्रति जिम्मेदार रहेगी? संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगी सामूहिक रूप से। कैसे? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप का बताया कि मंत्रिमंडल का अगर कोई भी एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला करके और उसको पारित कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। उसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था अपने कार्यपालिका। अब देखो, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे सामूहिक रूप से तो जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? संसद के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस जो मंत्रिमंडल है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोक व्यवहार में लोकसभा के प्रति बताएं। और अगर व्यक्तिगत रूप से है कि मंत्रिमंडल का जो व्यक्तिगत जो सदस्य होता है ये किसके प्रति जिम्मेदार रहता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। इसके प्रति राष्ट्रपति। कई बार यहाँ से कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से तो किसके प्रति जिम्मेदार रहता है? अपने लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहता है। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति। अर्थात मंत्रिमंडल का जो व्यक्तिगत जो सदस्य होते हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और सामूहिक रूप से पूछे तो आपको बताना है लोकसभा। तो ये कौन सी शक्ति हो गई? ये प्रशासनिक शक्ति है। अब प्रशासनिक शक्ति के बाद में हम जो अगली शक्ति है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर निर्वाचन संबंधी शक्ति। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे यहाँ पर? निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो देखिए यहाँ पर अगली हम शक्ति के बारे में बात करें तो अगली शक्ति अपने यहाँ पर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब देखो हम निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में जो लोकसभा है, निर्वाचन संबंधी शक्ति बात में जो लोकसभा है, लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इनका क्या करती है? इनका निर्वाचन करती है। इनका क्या करती है? इनका निर्वाचन करती है। तो ये कौन सी संबंधी हो गई? निर्वाचन संबंधी शक्ति। देखिए निर्वाचन संबंधी की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें यहाँ पर तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेती है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के और राष्ट्रपति का क्या करती है? निर्वाचन करती है। राज्यसभा मिलकर के किसका निर्वाचन करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ठीक है, लोकसभा किसके साथ मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है? राज्यसभा के साथ मिलकर के। अर्थात लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के और राष्ट्रपति का क्या करती है? निर्वाचन करती है। उसी प्रकार से लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों सदस्य मिलकर के और किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब संसद की कार्य शक्तियां थी उसमें मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। उधर हम बात करें लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इसका भी जब आपको संसद का गठन बताया था तो उसमें बताया था आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारी के बारे में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो भी कौन करती है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ही किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कौन सी संबंधी शक्ति हो गई? निर्वाचन संबंधी शक्ति। हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो ये कौन सी शक्ति हो गई? निर्वाचन संबंधी शक्ति हो गई। कौन सी शक्ति हो गई? ये निर्वाचन संबंधी शक्ति हो गई। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर संविधान संशोधन संबंधी शक्ति।
कौन सी बात करते हैं हम यहाँ पर? संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के बारे में हम बात करें। अगली शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जो पांचवी शक्ति है वो है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अब देखो आपको बात बताएं, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में आपको जो संसद की कार्य शक्तियां बताई तो उसमें बताया था संविधान संशोधन संबंधी शक्ति हमारे संविधान का जो आर्टिकल 368 है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव सिर्फ संसद के द्वारा ही लाया जा सकता है, विधानमंडल के द्वारा नहीं लाया जा सकता। संविधान के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए लोकसभा के द्वारा भी किया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन जो विशेष संशोधन होता है या विशेष बहुमत का जो सिद्धांत होता है उसके तहत संविधान के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग से 2/3 बहुमत का होना क्या है? आवश्यक है। अर्थात संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा के अनुमति लेना भी क्या है? आवश्यक है। अर्थात लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के और संविधान में क्या करती है? संशोधन कर सकती है। लोकसभा अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, लोकसभा किसके साथ मिलकर के संविधान में संशोधन करती है? राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अर्थात अकेली राज्यसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति लेना भी क्या है? आवश्यक है। जैसे विशेष बहुमत की बात करें हम, विशेष बहुमत के तहत आपको बताया था कि ऐसे विधेयक है जो लोकसभा में अलग से 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करवाना पड़ता है और फिर उसको राज्यसभा के द्वारा अलग से 2/3 बहुमत के द्वारा उसको पारित करवाना पड़ता है, तब जाकर के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अकेली राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, अकेली लोकसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, दोनों की स्वीकृति होना क्या है? आवश्यक है। इसलिए लोकसभा संविधान में क्या करती है? संशोधन कर सकती है। अगली बात करें यहाँ पर विशेष शक्ति के बारे में। विशेष शक्ति की बात करें यहाँ पर महाभियोग के बारे में, और महाभियोग की बात करें हम तो संविधान का जो आर्टिकल है 61 के तहत राष्ट्रपति पर कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी होगी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव जैसे 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाएगा उसके उपरांत उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा जैसे 2/3 बहुमत के द्वारा उसको पारित कर देगी, उसके उपरांत राष्ट्रपति को अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हम बात करें उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ किसके द्वारा लाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा के द्वारा यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया
जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है। जैसे राज्यसभा उपराष्ट्रपति के महाभियोग को प्रस्ताव को 2/3 बहुमत के द्वारा, कितने बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर देती है, उसके उपरांत लोकसभा का अनुमोदन होना क्या आवश्यक है, लोकसभा का अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा का अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। अर्थात उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा, लेकिन लोकसभा के अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। अगर राज्यसभा ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है, तो फिर उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति होना क्या आवश्यक है। अगर लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये महाभियोग से संबंधित हो गई और ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हो गई। इसके अगले बात करें हम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनके ऊपर भी महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति होना भी क्या है, आवश्यक है। तो इनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये कौन सी शक्ति होगी, महाभियोग की शक्ति। ठीक है, महाभियोग की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको किसके आधार पर हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा की स्वीकृति होना भी क्या है, आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए हटाने का जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के द्वारा इसको 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करने के उपरांत इसको लोकसभा की स्वीकृति होना क्या है, आवश्यक है। तो ये अपना जो आज का जो प्रकरण था लोकसभा के कार्य और शक्तियां, ये कंप्लीट हुई। एक बार फिर से थोड़ा देख लो, पहली शक्ति कौन सी थी, विधायी शक्ति, दूसरी शक्ति कौन सी थी, वित्तीय शक्ति, तीसरी शक्ति कौन सी थी, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के बारे में बताया कि यहाँ पर कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है, मंत्रिमंडल को। आपको कई प्रकार के प्रस्ताव बताए थे, जैसे काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। आपको बताया था कि जो लोकसभा है वो बजट में से क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, जिसको हम कटौती प्रस्ताव कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अविश्वास है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, प्रश्न पूछकर पूर्वक प्रश्न पूछकर मंत्रिमंडल को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इन प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिमंडल को लोकसभा क्या कर सकती है, उसको लोकसभा इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, किसके ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर। कौन कौन से प्रस्तावों के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न पूछ करके और पूर्व प्रश्न पूछ करके, इनके माध्यम से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है ताकि कार्यपालिका अनुचित तरीके से कार्य ना कर सके। इसके बाद में संविधान संशोधन संबंधी शक्ति बताई और इसके बाद में विशेष शक्ति बताई आपको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और यहाँ पर आपको जो बताई थी कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति बताई थी। अब विधायी शक्ति के तहत मान लो, विधायी शक्ति के तहत अगर बात करें, अगर किसी विधेयक पर विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति की बात करें, अगर लोकसभा बात करें, यहाँ पर है लोकसभा प्लस राज्यसभा,
लोकसभा या राज्यसभा में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के, या कोई विधेयक के 6 माह है जो पारित नहीं हुआ है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, जब किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, तो यहां से कई बार कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक के संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है कौन, आपके लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष और संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। और अगर संयुक्त बैठक में किसी विधेयक पर बराबर मत आ जाते हैं, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। जब हम लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको यह पॉइंट बताया जाता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार भी क्या है, प्राप्त है, जब बराबर मत आ जाते हैं। तो संयुक्त बैठक तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निर्वाचन संबंधी के बारे में बताइए, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका निर्वाचन कौन करती है, लोकसभा करती है। तो ये आज का अपना जो प्रकरण था, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के कार्य और शक्तियां, ये प्रकरण आज अपना पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।